अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोलन कैंसर के बारे में। कोलन कैंसर हमारे मुल्क में चौथे नंबर पे है। पहले पे ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड पे हेड एंड नेक कैंसर है, थर्ड पे लंग कैंसर है और चौथे पे कोलन कैंसर है। एक टाइम था कि हम कोलन कैंसर पेशेंट्स में देखते थे जो कि अबाव 40 और अबाव 50 होते थे, बट रिसेंटली जो हमने ट्रेंड देखना शुरू किया है वो कोलन कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास बहुत यंग एज में आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम जो होते हैं वो अपने 20s में होते हैं, 30s में होते हैं। जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट मैंने कोलन कैंसर का देखा है वो 12 ईयर्स ऑफ एज का है। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी अलार्मिंग कि ये कोलन कैंसर इतनी यंग एज में क्यों हो रहा है। सो हम कॉजेज़ की बात करते हैं, कोलन कैंसर क्यों होता है। कोलन कैंसर बेसिकली इसके कुछ रीज़न्स तो हमें पता है, जिनमें एक तो स्मोकिंग है, एक तो एज के साथ ऑब्वियसली आपका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरी चीज़ अल्कोहल इंक्रीज़ करता है आपका रिस्क। चौथी चीज़ अगर आप ओवरवेट हैं, बॉडी वेट ज़्यादा है और आपका बीएमआई हेल्दी रेंज में नहीं है तो आप एट रिस्क ऑफ कोलन कैंसर पे हैं। इसके अलावा अगर आप फ़िज़िकली एक्टिव नहीं है तो दैट आल्सो इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कोलन कैंसर। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको कुछ इंटेस्टाइन की डिजीज़ हैं, जिस तरह क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये दो डिजीज़ होती हैं जो आपके इंटेस्टाइन को प्रोन करती हैं कोलन कैंसर के। तो इन पेशेंट्स को जो कि इन डिजीज़ के साथ होते हैं केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कोलन कैंसर की या फिर यूट्राइन कैंसर की, वो भी कोलन कैंसर के रिस्क पे होते हैं। और पेशेंट्स जिनको पॉलिप्स डायग्नोज हो चुके हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो वो भी फ्यूचर में कोलन कैंसर डेवलप कर सकते हैं। सो इनमें से प्रिवेंटेबल कॉजेज़ तो हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है, आपको ड्रिंकिंग छोड़नी है, आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है, आपने हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है। इसके अलावा रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट इज़ लिंक टू कोलन कैंसर, यानी कि जो आप पैकेज्ड मीट इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसेस्ड मीट होता है और रेड मीट स्पेसिफिकली, ये लिंक्ड होते हैं कोलन कैंसर से। सो इनका लिंक इस्टेब्लिश्ड है। सो इनके इंटेक को कम किया जाए तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें तो आपका जो है वो कोलन कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप हाई फाइबर डाइट लेंगे तो उससे भी आपकी कोलन की हेल्थ इंप्रूव होगी और आपका कैंसर का रिस्क रिड्यूस होगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए ताकि उनके अर्ली डिटेक्शन हो सके। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो हम कोलन कैंसर के लिए रिकमेंड करते हैं। इनमें सबसे बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट तो स्टूल ऑकल ब्लड टेस्ट है, यानी कि आपके स्टूल का सैंपल लिया जाता है और उसमें ब्लड को देखा जाता है कि वो मौजूद है कि नहीं है। और ये टेस्ट हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर होता है। बाहर के मुल्कों में होम किट्स मिलती हैं और आप ये टेस्ट एट होम कर सकते हैं। और ये टेस्ट जनरली 50 ईयर से ऊपर रिकमेंडेड होता है और आपको 1 साल या 2 साल के बाद करना होता है। और इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसे हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें बड़ी आंत का एग्ज़ामिनेशन होता है। तो ये वाला एग्ज़ामिनेशन हर पेशेंट को हु इज़ अबव 50 10 साल में या कुछ लोग 5 साल में भी रिकमेंड करते हैं, एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए अगर दे आर अबव 50। और इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि आपकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं, उसकी बेस पे आगे डिसाइड होती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है या जिनके पॉलिप्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होता है कि पॉलिप्स है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज़ है, उनमें हम यही टेस्ट जो है जल्दी रिकमेंड करते हैं। यानी कि उनमें कोलोनोस्कोपी जो है दैट इज़ रिकमेंडेड मोर फ्रीक्वेंटली। आप कोलोनोस्कोपी यानी बड़ी आंत का जो कैमरे वाला एग्जामिनेशन है वो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं। अगर 50 से ऊपर हम 1 in 10 ईयर्स कह रहे हैं तो इन पेशेंट्स के अंदर आप एवरी 3 ईयर्स या एवरी 2 to 3 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन कि इनकी पहली जो कोलोनोस्कोपी है उसमें क्या फाइंडिंग्स आई हैं, ये टेस्ट रिकमेंडेड होता है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी आए हैं जिनमें सीटी कोलोनोग्राफी आई है, सीटी कोलोनोस्कोपी आई है और जिसको कोलोनोग्राफी भी बोलते हैं। ये टेस्ट है जो कि आपको अगर कोई मेजर कोलन में डिजीज़ है वो आपको डिटेक्ट कर देता है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी स्मॉल ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत लिमिटेड होती है। तो आइडियल टेस्ट जो है वो स्टूल ऑकल ब्लड टेस्ट है स्क्रीनिंग के लिए, और इसके अलावा कोलोनोस्कोपी है उन पेशेंट्स के अंदर जो कि हाई रिस्क ऑफ कोलन कैंसर में है। और ऐसे पेशेंट्स जो अब 50 है उनको रूटीन में 1 every 5 to 10 ईयर्स कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। सो सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम कोलन कैंसर के क्या होते हैं। जनरली एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में डिस्कम्फर्ट या पेट में दर्द का होना। इसके अलावा आपकी बाउल हैबिट चेंज हो जाना, यानी कि आपका स्टूल या तो
बहुत ज़्यादा लूज़ है और वो बार बार आ रहा है, डायरिया हो रहा है, और इसके अलावा या तो कॉन्स्टिपेशन हो रही है। सो अगर इन दोनों में से कोई चीज़ आपको रह रही है और मुसलसल रह रही है और या ऑल्टरनेट कर रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन है कभी डायरिया है, तो यू आर एट रिस्क ऑफ कोलन कैंसर। तो आपको अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने स्टूल में ब्लड नोटिस किया है और वो ब्लड जो है चाहे वो ब्लैक स्टूल्स की शक्ल में है चाहे वो फ्रेश ब्लड की शक्ल में है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो उनके फर्दर टेस्ट कर सकें, ताकि हम कोलन कैंसर को एक्सक्लूड कर सकें। इसके अलावा कोलन कैंसर के पेशेंट्स अगर एडवांस स्टेजेस में होते हैं तो उनके अंदर बाज़-औक़ात इमरजेंसी में वो आते हैं और उनकी आँत मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी होती है और उनको मुसलसल वॉमिटिंग होती है और कॉन्स्टिपेशन मुकम्मल तौर पे हो चुकी होती है, वो स्टूल नहीं पास कर सक रहे होते ओवर डेज़। तो ऐसे पेशेंट्स तो इमरजेंसी में उनकी सर्जरी रिकमेंडेड होती है, और इनमें ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन चीज़ देखी गई है वो कोलन कैंसर ही होता है। सो ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली इसी सिचुएशन में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ जब उनकी कोलन बिल्कुल कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी होती है, बंद हो चुकी होती है, तब वो हमारे पास पहुंचते हैं। सो अगली चीज़ ये कि ऐसे पेशेंट्स जिनका एडवांस कोलन कैंसर होता है, उनमें वेट लॉस बहुत कॉमनली देखा गया है। सो अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आपका मुसलसल वेट लॉस हो रहा है, या अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट कराए हैं, आपका कलर बहुत पेल हो रहा है, ब्लड टेस्ट में एनीमिया है, तो एनीमिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि 50 से ऊपर होता है, और स्पेशली अगर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो इट कैन बी कोलन कैंसर। सो ये बहुत जो मैंने आपको सिम्टम्स गिनवाए हैं, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं कोलन कैंसर के। सो अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले तो अपने जीपी या अपने मेडिकल डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो ऑब्वियसली उनके कुछ ब्लड वर्कअप करेंगे, इसके अलावा उनको कोलोनोस्कोपी रिकमेंड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेशेंट्स कोलोनोस्कोपी कराने के लिए बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं कि उसके अंदर वो जो उसकी प्रिपरेशन होती है कि आपको कुछ मेडिसिन दी जाएगी जो आप लेंगे, और उससे आपकी इंटेस्टाइन को साफ़ किया जाएगा और उसके बाद अंदर से एग्जामिनेशन किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली कोलन कैंसर को डायग्नोज करने के लिए दैट्स द आइडियल टेस्ट। सो कोलोनोस्कोपी एक वक्ती तौर पे डिस्कम्फर्ट है 20 मिनट की, लेकिन इट्स अ वेरी यूज़फुल टेस्ट। सो मैं पेशेंट्स को हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर उनको कोलोनोस्कोपी एडवाइस की गई है तो दे शुड डू इट ऑन टाइम। डोंट इग्नोर दिस टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ वेरी यूज़फुल। इसके अलावा जब कोलन में अगर उनको जब वो एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो कोई भी चीज़ नज़र आती है तो वो उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी अगर पॉजिटिव आती है खुदा न खास्ता कैंसर के लिए, तो फिर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं जिसमें सीटी स्कैन होता है, कुछ ब्लड ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जिसमें सीईए का टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट जब आप कर लेते हैं तो फिर आपका जो टोटल वर्कअप है फॉर कोलन कैंसर वो कंप्लीट होता है। सो जब इन टेस्ट के बाद आप आइडली आपकी कंसल्टेशन ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि पहला ट्रीटमेंट आपको क्या रिक्वायर्ड है कोलन कैंसर के लिए। जनरली अगर आपका कैंसर अर्ली स्टेज पे है तो कोलन कैंसर का जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, यानी कि इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो अफेक्टेड है उसको रिमूव कर दिया जाए और उसके साथ जो एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स हैं या दूध है उनको भी निकाल दिया जाए। तो उसके बाद जब सर्जरी के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है, और उस रिपोर्ट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि किसको आगे कीमोथेरेपी की ज़रूरत है और किसको आगे और किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कोलन का जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको हम रेक्टम बोलते हैं। सो अगर किसी को कोलन के निचले पार्ट यानी रेक्टम में कैंसर डायग्नोज हुआ है तो इन पेशेंट्स के अंदर सर्जरी रिकमेंडेड फ़ौरन से नहीं होती। इन पेशेंट्स के अंदर हम हमेशा एक ट्रीटमेंट देते हैं जो कि सर्जरी से पहले दिया जाता है, विच इज़ आइदर रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी। सो दो ट्रीटमेंट्स में से एक आपको रिकमेंडेड हो सकता है, और उसके बाद फिर आप जाते हैं सर्जरी की तरफ। तो जब भी आपके कोलन की बायोप्सी पॉजिटिव आए सो मेक श्योर कि आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकें। सो कभी भी सर्जरी कराने से पहले ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाए बगैर आप सर्जरी नहीं कराएं। तो जो कोलन कैंसर हैं जिनकी अर्ली स्टेज है उनको मैंने आपको बताया कि उनकी तो सर्जरी के बाद हम देख लेते हैं कि जिनको कीमोथेरेपी ज़रूरी है वो हम देते हैं। इस तरह रेक्टल कैंसर में मेजॉरिटी पेशेंट्स को हम सर्जरी से पहले ही ट्रीटमेंट दे देते हैं, और सर्जरी के बाद उनको समटाइम्स कुछ साइकिल कीमोथेरेपी के चाहिए होते हैं। बट मेजॉरिटी पेशेंट्स में बाज़ औक़ात कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद नहीं रिकमेंडेड होती। लेकिन जो रेक्टल कैंसर है उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपका ट्रीटमेंट जो सर्जरी से पहले रिकमेंडेड है वो टाइम पे हो, क्योंकि सर्जरी के बाद अगर हम वो ट्रीटमेंट देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम वो रिकमेंड नहीं करते। सो
ये मेन चीज़ें थी जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड थी। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कोलन कैंसर के ट्रीटेड पेशेंट्स हैं, उनको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, अब कैंसर नहीं होगा। सो जब आपको एक दफ़ा कैंसर हुआ है तो आप हमेशा कैंसर के रिस्क पे रहते हैं। तो उनको स्क्रीनिंग जो जो मॉनिटरिंग गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी चाहिए, जो अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट की एडवाइस है वो फॉलो करनी चाहिए। उनमें बेसिक चीज़ ये होती है कि एवरी 3 मंथ्स हम CEA का ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके अलावा 1 ईयर पे कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं, और उसके बाद अगर आपकी कोलोनोस्कोपी ठीक है तो फिर 3 साल के बाद होती है। इस तरह उनकी मॉनिटरिंग जारी रहती है। और CT स्कैन इन पेशेंट्स के अंदर समटाइम्स हम एवरी 6 मंथ्स करते हैं, और समटाइम्स जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो 1 ईयर करते हैं। तो ये मॉनिटरिंग कोलन कैंसर पेशेंट्स की लाइफ का हिस्सा होती है, एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद अगेन वही बात मैं करूँगी कि अगर आपका कैंसर ट्रीट हो गया और आपने अपनी हैबिट चेंज नहीं की, मतलब अगर आप ओवरवेट है और अपने वेट को कम करने की पे एफर्ट नहीं की, स्मोकिंग नहीं छोड़ी, ड्रिंकिंग नहीं छोड़ी, अगर आप अभी भी रेड प्रोसेस्ड मीट ले रहे हैं, और आपने फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं किया, और आप अपनी मॉनिटरिंग जो कि रिकमेंडेड है वो नहीं करा रहे उस तरीके से जैसे रिकमेंडेड है, और इसके अलावा कुछ टेस्ट भी होते हैं जो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सम एज के साथ, जिस एज में कैंसर डायग्नोज हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि हमने वो कराने हैं कि नहीं। और अगर आपने वो टेस्ट नहीं कराए और उन टेस्ट से एसोसिएटेड ट्रीटमेंट नहीं लिया तो यू आर एक्चुअली बेसिकली इनवाइटिंग कैंसर अगेन। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। So be active, maintain your weight, avoid smoking, avoid red meat, take more of fruits and vegetables, add fiber in your diet, and ignore your symptoms at any point, जो कि मैंने आपको गिनवाए हैं। और इसके अलावा if you have these symptoms, contact doctor earliest, and don't take दोज टेस्ट लाइटली जो कि आपको एडवाइस किए जाते हैं। वो टेस्ट आपकी फ़ायदे के लिए एडवाइस किए जाते हैं, सो उन टेस्ट को इग्नोर मत करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।